हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डॉक्टर राइक ग्रेड हैमर की रिसर्च के बारे में बताऊंगा। डॉक्टर राइक ग्रेड हैमर फिजिशियन थे और जर्मन न्यू मेडिसिन की खोज डॉक्टर हैमर ने ही की थी। डॉक्टर हैमर ने 30 साल तक कैंसर और कई सारे डिजीज के ऊपर अपनी रिसर्च की और हैरान करने वाली चीज़ें सामने लाए। डॉक्टर हैमर ने अपनी रिसर्च में बताया कि हमारी बॉडी में कुछ भी मैलिग्नेंट नहीं है और ये भी बताया कि डिजीज की वजह माइक्रोब्स नहीं हैं, बल्कि माइक्रोब्स हमारी बॉडी में सपोर्टिव क्रू की तरह काम करते हैं, एक रिपेयर क्रू की तरह काम करते हैं। एक और हैरान कर देने वाली बात जो डॉक्टर हैमर की रिसर्च से पता चली कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। डॉक्टर हैमर ने 6500 पेशेंट जो कि कैंसर की एडवांस स्टेज में थे, उनमें से 6000 पेशेंट को ठीक किया था। डॉक्टर हैमर की ट्रीटमेंट का सर्वाइवल रेट 90% था, जो आज की कन्वेंशनल मेडिसिन से कहीं ज़्यादा है। आखिरी में डॉक्टर हैमर ने अपनी स्टडी से 5 बायोलॉजिकल लॉ बनाए, जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, जो कोई भी हाइपोथेसिस से नहीं बने। डॉक्टर हैमर ने अपनी रिसर्च तब शुरू की जब उनके 19 साल के बेटे डिर्क को इटालियन प्रिंस ने गोली मारकर मार दिया। कुछ समय बाद डॉक्टर हैमर को टेस्टिकल कैंसर हो गया और इससे उनको शक होने लगा कि क्या कैंसर उनके बेटे की मौत का कारण तो नहीं। इस तरह उन्होंने अपनी रिसर्च शुरू की। 3 साल बाद उनको म्यूनिक यूनिवर्सिटी में मौका मिला फीमेल कैंसर पेशेंट्स को स्टडी करने का। डॉक्टर हैमर ने हर एक पेशेंट के ब्रेन का कंप्यूटर टोमोग्राम लिया और उसको पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड एंड पर्सनल हिस्ट्री से कंपेयर किया। उन्होंने पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री पे फोकस किया, ये देखने के लिए कि क्या उनको भी कोई कॉन्फ्लिक्ट शॉक लगा था। डॉक्टर हैमर ने ये देखा कि हर पेशेंट ने कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट शॉक एक्सपीरियंस किया था विदाउट एनी एक्सेप्शन। इस चीज़ के बाद उन्होंने फर्स्ट बायोलॉजिकल लॉ बनाया, जो कि आयरन रूल ऑफ कैंसर भी है। फर्स्ट बायोलॉजिकल लॉ है, एवरी डिजीज ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ कॉन्फ्लिक्ट शॉक दैट कैचेस एन इंडिविजुअल कंप्लीटली ऑफ गार्ड। कॉन्फ्लिक्ट शॉक का मतलब है एक इमोशनली डिस्ट्रेसिंग इवेंट जिसके लिए हम रेडी ना हो, जिसमें हम कुछ सोच ना सके, कुछ कर ना सके। कॉन्फ्लिक्ट शॉक का असर 3 चीज़ों पर होता है, साइकी, ब्रेन एंड ऑर्गन। डॉक्टर हैमर ने अपनी स्टडी में ये देखा कि हर डिजीज़ का ब्रेन में एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ से वो कंट्रोल होता है, और कोई भी डिजीज़ जैसे कैंसर, स्किन रैश, मसल पैरालिसिस, अर्थराइटिस और इन्फेक्शियस डिजीज़ लाइक टीबी, कैंडिडाइसिस, हेपेटाइटिस, फ्लू हमारे ब्रेन के पर्टिकुलर एरिया से लिंक है। जब किसी को कॉन्फ्लिक्ट शॉक लगता है तो वो ब्रेन के पर्टिकुलर एरिया को इफेक्ट करता है। ब्रेन के कौन से एरिया में इम्पैक्ट होगा ये कॉन्फ्लिक्ट शॉक के नेचर पे डिपेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल डेथ फ्राइट कॉन्फ्लिक्ट, जो कि डायग्नोसिस शॉक से लगा हो, हमारे ब्रेन के ब्रेन स्टेम पे इफेक्ट करेगा, जो हमारे लंग्स कंट्रोल करता है। सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ब्रेन के सेरिब्रम को इम्पैक्ट करेगा, जो हमारी स्किन को कंट्रोल करता है। कॉन्फ्लिक्ट शॉक ऑर्गन को कैसे इम्पैक्ट करता है? जैसे ही हमारे ब्रेन सेल्स कॉन्फ्लिक्ट शॉक रिसीव करते हैं, हमारा ब्रेन कॉन्फ्लिक्ट शॉक को करस्पॉन्डिंग ऑर्गन से कम्युनिकेट करता है और एक सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल स्पेशल प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। डॉक्टर हैमर का सेकंड बायोलॉजिकल रूल है, एवरी डिजीज रन्स इन 2 phases प्रोवाइडेड देयर इज अ रेजोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट। जैसे ही कोई इंसान कॉन्फ्लिक्ट शॉक एक्सपीरियंस करता है, वो कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में चला जाता है, और जब कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज रिजॉल्व होता है, वो हीलिंग फेज में एंटर होता है। कॉन्फ्लिक्ट शॉक का असर हमेशा हीलिंग फेज में पता चलता है। आइए समझते हैं कैसे ये हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करता है इन 2 स्टेटमेंट के साथ। If more tissue is required to facilitate a conflict resolution, a meaningful cell proliferation take place to the related organ. और इसका opposite, if less tissue is required to facilitate a conflict resolution, a meaningful cell loss take place to the related organ. सेल प्रोलिफरेशन होगा या सेल लॉस होगा, ये डिपेंड करता है कि कॉन्फ्लिक्ट शॉक का इम्पैक्ट ब्रेन के कौन से एरिया में हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कोलन कैंसर, हमारे इंटेस्टाइन्स इनडाइजेस्टेबल मोर्सल कॉन्फ्लिक्ट से लिंक है। एनिमल्स इस चीज़ को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं जब उनके इंटेस्टाइन्स में जंक फूड या बोन अटक जाती है, और जब ऐसा कुछ होता है तो इंटेस्टाइनल सेल्स फूड के आसपास मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं।
इस सेल प्रोलिफरेशन का बायोलॉजिकल पर्पस होता है ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्टेबल जूसेस प्रोड्यूस करना, जिससे फूड जंक डाइजेस्ट हो सके। हम ह्यूमंस भी इनडाइजेस्टेबल मोर्सल कॉन्फ्लिक्ट एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन ट्रांसपोज्ड सेंस में। इंसल्ट, बिट्रेयल, डाइवोर्स, लॉस ऑफ वर्क प्लेस इनडाइजेस्टेबल मोर्सल कॉन्फ्लिक्ट की तरह काम करते हैं। जैसे ही इनडाइजेस्टेबल मोर्सल कॉन्फ्लिक्ट ब्रेन को इम्पैक्ट करता है, ब्रेन का वो हिस्सा जो कोलन को कंट्रोल करता है वो ऑर्गन से कम्युनिकेट करता है और इंटेस्टाइनल सेल का प्रोलिफरेशन शुरू हो जाता है, जिससे कोलन ट्यूमर बनता है। सेल प्रोलिफरेशन की साइज एंड डिग्री कॉन्फ्लिक्ट शॉक की इंटेंसिटी और कितनी देर तक हो रहा उसके ऊपर डिपेंड करती है। कन्वेंशनल मेडिसिन कैंसर को मैलिग्नेंट ग्रोथ बोलती है, लेकिन डॉक्टर हैमर की रिसर्च ये बताती है कि कैंसर या कोई भी डिजीज मैलिग्नेंट नहीं है, बल्कि मीनिंगफुल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो सालों से चलता आ रहा है। जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाती है, सेल प्रोलिफरेशन रुक जाता है और डीकम्पोज होना शुरू हो जाता है। ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया एंड फंगी ट्यूमर को डीकम्पोज करते हैं, जो ये काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड हैं। डॉक्टर हैमर ने ये देखा कि कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज के दौरान ये माइक्रोब्स इनएक्टिव होते हैं, लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाती है और हीलिंग फेज शुरू होता है, तब ये माइक्रोब्स एक्टिव हो जाते हैं और अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जो ट्यूमर हमारी बॉडी डेवलप करती है कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज के दौरान, वो डिस्पोजेबल सेल से बना होता है, जो बॉडी के नॉर्मल सेल्स की साइज एंड शेप से अलग होता है, जिस वजह से माइक्रोब्स डिस्पोजेबल सेल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और सिर्फ कैंसर सेल्स को ही डिकम्पोज करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट शॉक लगने के बाद ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया ट्यूमर की ग्रोथ जितना बढ़ता है, इसलिए कि जब कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो तो सफिशिएंट माइक्रोब्स हो ट्यूमर को डिकम्पोज करने के लिए। हीलिंग फेज के दौरान हमें सिम्टम्स दिखेंगे, जैसे कि डिस्चार्ज। डीकम्पोजिंग प्रोसेस के रेमिनेंट्स एलिमिनेट होंगे थ्रू स्किन, यूरिन और स्टूल, डिपेंडिंग ऑन व्हाट ऑर्गन इज हीलिंग एट अ टाइम। डॉक्टर हैमन ने कहा, इन्फेक्शंस आर नॉट डिजीजेस बट हीलिंग सिम्टम्स, जो कि उनके फिफ्थ बायोलॉजिकल लॉ से भी पता चलता है। Every disease is a part of significant biological special program of nature created to assist an individual during biological crisis। डॉक्टर हैमर ने अपनी रिसर्च में एक और हैरान कर देने वाली चीज़ बताई कि डिजीजेस आर नॉट कंटेजियस, और वो ये बात साबित करने वाले अकेले नहीं थे। जर्मन फिजिशियन रॉडोल्फ वार्को ने भी ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि डिजीजेस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। रॉडोल्फ ने अपनी बॉडी में पूरा का पूरा जर्म कल्चर इंजेस्ट किया, ये प्रूव करने के लिए कि डिजीजेस आर नॉट कंटेजियस, और ये कहा कि द हाइपोथेसिस दैट डिजीजेस आर कंटेजियस इज नॉट रिप्रोड्यूसिबल। लेकिन अगर माइक्रोब सपोर्टिव ग्रू है, तो साइरस क्या है, एड्स क्या है, स्पेनिश फ्लू में क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है?